रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम यहाँ पढ़ेंगे स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन सीरीज की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यानी कि अपचायक गुण। अपचायक गुण की जनरल बातें हम यहाँ पे करते हैं। धातु की अपचायक क्षमता मीन्स रिड्यूसिंग पावर उसकी आयन में ऑक्सीकरण होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। धातु कब अपचायक क्षमता बताएगी या कब रिड्यूसिंग पावर उसकी अच्छी होगी? जब उसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी अच्छी होगी। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत होकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। इट मीन्स जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उन सब में टेंडेंसी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को या दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और आयन बनाते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज होकर के आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और ऑक्सीडाइज होकर आयन बनाने की प्रवृत्ति के कारण ही ये कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आयरन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Fe2+ का फॉर्मेशन करता है। ये Fe2+ से त्यागे गए दो इलेक्ट्रॉन SO4 द्वारा ले लिए जाते हैं और SO4 2- का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों मिलकर के एक कंपाउंड बनाते हैं FeSO4। अब ये कंपाउंड कितना स्टेबल है, या फिर हम ये कहें कि इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी स्टेबल है, ये इस पूरे प्रोसेस में मीन्स कंपाउंड बनने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उस पर डिपेंड करता है। ट्रांजिशन मेटल इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, और आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं इसलिए ये इनकी रिड्यूसिंग पावर भी अच्छी होती है। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जैसे कि मैं हूं, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, आपको मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहती हूं और आप उस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो मैं इलेक्ट्रॉन देकर के खुद ऑक्सीडाइज हो गई, और आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने और आपने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो आप खुद रिड्यूस हो गए। तो मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, इसकी वजह से आप रिड्यूस हुए हैं। तो इसका मतलब मैं अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट हूं और आप एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि आपने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और खुद रिड्यूस हो गए। तो ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब प्रबल अपचायक गुण उनमें होता है। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। धातु के जलीय विलयन की अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन की, तो इस एक्वस सॉल्यूशन में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी स्थायी होगी, कितनी नहीं होगी, ये 3 प्रकार की एनर्जी पर डिपेंड करता है। ये तीनों प्रकार की एनर्जी कौन सी है, चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन में कोई भी ट्रांजिशन मेटल का आयन कितना स्टेबल है, ये देखते हैं। मेटल को सॉलिड फॉर्म से एक्वस फॉर्म में, या हम एक्वस फॉर्म की जगह कहें कि आयनिक फॉर्म में आने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहला है सब्लिमेशन, दूसरा है आयोनाइजेशन और तीसरा है हाइड्रेशन। सबसे पहले सब्लिमेशन को देखते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? उध्रुवपातन। इसका मतलब है कि किसी भी सॉलिड को सीधे गैस में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में है और फिर ये सीधे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गई। ये प्रोसेस सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी को नेगेटिव रूप में लिखा गया है। और ये जो एनर्जी होती है इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, और इसे हम डेल्टा HS से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी मेटल या एटम या किसी भी परमाणु की गैसीय अवस्था से
एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसे आयनिक अवस्था में ले जाने वाला प्रोसेस आयोनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पे मेटल सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ गई। अब ये मेटल गैसियस स्टेट से अपनी आयनिक फॉर्म में आती है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। इस आयोनाइजेशन एनर्जी में भी क्या होता है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है, इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इस आयोनाइजेशन प्रोसेस में, इसलिए ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और आयोनाइजेशन एनर्जी को हम डेल्टा एच आई ई से डिनोट करते हैं, डेल्टा एच आई ई आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड प्रोसेस है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है किसी भी आयन की वाटर के साथ में रिएक्शन, उसको कहते हैं हाइड्रेशन। अब यहाँ पे हमें आयोनाइजेशन से जो गैसियस स्टेट में हमें एक आयन प्राप्त हुआ था, उस आयन को हम एक्वस फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान। अब इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे देखिए ध्यान देने की बात है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है और इस एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। इसे डेल्टा एच वाई डी या हाइड्रेशन पूरा लिख करके भी लिख सकते हैं। अब टोटल एनर्जी मेटल की सॉलिड फॉर्म से एक्वस फॉर्म में आने के लिए जो टोटल एनर्जी निकली लगी है वो इन तीनों एनर्जी का सम होगी। यहाँ पे डेल्टा एच टी टोटल एनर्जी को डिनोट करता है। ये टोटल एनर्जी सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, इन तीनों का योग होती है और ये टोटल एनर्जी ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले एक सेल बनाते हैं। सेल में क्या होता है, दो भाग होते हैं। फर्स्ट भाग जो होता है, ये वाला भाग फर्स्ट भाग कहलाता है। इसमें हम एक मेटल इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये मेटल इलेक्ट्रोड है ये, और जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसी मेटल के आयन का सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ। और दूसरा भाग जो होता है ये इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। अब इन दोनों सेल के भाग, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग को एक सॉल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ दिया जाता है और दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ने पर इसमें एक विभव उत्पन्न होता है और इस विभव को या इस पोटेंशियल को उस सेल का पोटेंशियल कहते हैं, या हम इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। अब ये मानक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब ये पूरा सेल एक स्टैंडर्ड कंडीशन में काम करता है, यानी कि हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो 1 m हो, इसमें जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन हो 278 केल्विन, यानी कि कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए, एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, तब उस सेल के लिए जो हमें इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, और इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है इट मीन्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये मैंने पहले बता चुकी हूं आपको। और अगर इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि नेगेटिव वैल्यू होगी तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और पॉजिटिव वैल्यू होगी अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो वो
गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे, वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हर मेटल के लिए प्रयोगशाला में निकाल करके एक सीरीज में अरेंज की गई है, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज SRP। SRP का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अभी हमने बात करी थी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। एक्चुअल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन दोनों का सम होता है, क्योंकि जहां पर रिडक्शन होता है वहां पे ऑक्सीडेशन भी होता है, और इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के जो मान होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रांजिशन मेटल की, तो ट्रांजिशन मेटल के संदर्भ में हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या SRP के मान कम होने पर ट्रांजिशन एलिमेंट की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये हम देखते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट के SRP के मान कम होने पर ट्रांजिशन एलिमेंट गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। S ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनमें भी SRP का मान कम होता है। इट मीन्स S ब्लॉक के एलिमेंट भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, परंतु ये SRP के मान कम होते हैं लेकिन D ब्लॉक की तुलना में बहुत ज्यादा कम होते हैं, इसलिए S ब्लॉक के एलिमेंट D ब्लॉक के एलिमेंट की तुलना में अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इट मीन्स S ब्लॉक के एलिमेंट गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और D ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते हैं जितने कि S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। जिन तत्वों का SRP कम होगा वो तत्व अधिक प्रबल अपचायक होंगे, मीन्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू का ट्रांजिशन सीरीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पूरी सीरीज को हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये देखिए पूरी सीरीज यहाँ पे बताई गई है, और जो ट्रांजिशन सीरीज है इसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि SRP की वैल्यू कम हो, यानी कि स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक हम चाहें तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, और वास्तव में ऐसा होता भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। कॉपर को अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हाईली पॉजिटिव है, जिंक की वैल्यू हाईली नेगेटिव है, इसी तरह से निकल की हम देखें तो ये भी हाईली नेगेटिव है। ये 3 एक्सेप्शन है जो कि सीरीज में जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसको ब्रेक करते हैं। अब हम इस सीरीज के कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीज लेते हैं। मैग्नीज में अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये Mn2+ का फॉर्मेशन करता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लेता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 हो जाता है। 3d5 4s2 इसका पहले था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ये 3d5 हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत ही स्टेबल है, ये हम सब लोग जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसकी OP का मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, और RP का मतलब मैं यहाँ पे पहले बता दूं रिडक्शन पोटेंशियल। तो OP की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा होगी, मीन्स ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको एक स्टेबल पोजीशन मिल रही है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। OP की वैल्यू ज्यादा होते ही RP की वैल्यू कम हो जाएगी, और हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा है कि जब RP की वैल्यू कम होती है तो वो एलिमेंट या वो मेटल अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इट मीन्स ये जो Mn2+ है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मैग्नीज का जो कपल है उसे हम इस तरह से लिखते हैं E0Mn2+/Mn। इसकी SEP वैल्यू जो होती है वो -1.18 होती है। अगर अब हम बात करें Mn2+ की,
हमारे पास जो मैग्नीज सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इसको अगर हम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने की कोशिश करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। एक इलेक्ट्रॉन को त्यागते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 3d4। यहाँ पे देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d5 था जो कि बहुत स्टेबल था, अब यहाँ 3d4 हो जाता है। तो ये 3d4 नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी मेटल आयन अपनी जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको त्यागना नहीं चाहते, तो इस मेटल आयन की ये टेंडेंसी नहीं होगी कि ये Mn2+ से Mn3+ में कन्वर्ट हो जाए। इट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इसमें नहीं होगी। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब ये लो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के हो गए, यानी कि ये इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जितने कि ये +2 स्टेट में थे। नेक्स्ट देखते हैं आयरन। आयरन में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो ये +2 स्टेट में आ जाता है, और ये इजीली +2 स्टेट में नहीं आता है क्योंकि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 होता है। यहाँ जब हम इसको +2 स्टेट में लाएंगे तो इसका 3d6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो यहाँ पे OP का मान कम होगा, ये इस वाली कंडीशन में आने की कोशिश नहीं करेगा, और RP का मान यहाँ पर ज्यादा होगा। RP का मान ज्यादा होने से ये लो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करेंगे और ये अनस्टेबल कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ F2 सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन की, उससे जब आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, +3 स्टेट में आता है, तो ये इजीली आ जाता है इसके अंदर, यानी कि इसमें टेंडेंसी होती है कि ये +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि +2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है और +3 में हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें 3d5 मिलता है। तो 3d5 क्योंकि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें ये टेंडेंसी होगी आयरन में कि ये +2 से +3 में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा मतलब जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा और इसकी RP की वैल्यू कम होगी, और RP की वैल्यू कम होते ही क्या होंगे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और ये स्टेबल होंगे। अब हम इनकी कपलिंग के साथ में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लेते हैं। तो Fe2+ Fe का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -0.44 है, और अगर हम इसका +3 स्टेट को देखते हैं, +2 से जब +3 स्टेट में जाता है तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.04 होता है, जो कि कम है। तो कम है तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। नेक्स्ट हम जिंक की बात करते हैं। जिंक जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 5s2 होता है। अब जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है जिंक, यहाँ पे देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 हो जाएगा। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहेगा क्योंकि 3d10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो स्टेबल होता है। तो कोई भी आयन या कोई भी एटम जो है वो अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो ये आसानी से आ जाएगा। इसका मतलब इसकी OP की वैल्यू ज्यादा होगी और RP की वैल्यू कम होगी। अब RP की वैल्यू कम होते ही क्या होगा, ये हाई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का हो जाएगा, यानी कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ये कहलाएगा। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में ये चीज नहीं होती है। अभी हमने देखा था कि जितने भी ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, सब में नेगेटिव वैल्यू जो है वो लेस होती जाती है, लेकिन कॉपर ही एक ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। ऐसा क्यों है, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम यहाँ नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फंडा काम नहीं करेगा। इसमें कॉपर जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, किस चीज की, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कॉपर के लिए पॉजिटिव होती है। और हमने देखा था
कि जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, और यही कारण है कि कॉपर जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। इसी तरह से हम कोबाल्ट के लिए देख लें तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू CO2 प्लस CO कपल के लिए 0.28 होगी, और CO3 CO कपल के लिए क्या होगी, प्लस में चली जाएगी। अब प्लस में जाते ही ये क्या है, प्लस में जाते ही ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रहेगा, और ये माइनस में है ये वाली वैल्यू, तो इसका मतलब ये वाली टेंडेंसी इसमें रहेगी कि ये +2 में आने की कोशिश करेगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की होगी। Cr2O3, ठीक है, ये ऑक्साइड Cr2O3 होता है, और ये Cr2O3 क्या करता है, यहाँ पे 2 आएगा, ये ऑक्साइड के ऊपर एक लेयर बना लेता है, और लेयर बनाने के कारण क्या होता है, क्रोमियम आगे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। ये भी एक कारण है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। थर्ड इसका कारण है ट्रांजिशन मेटल के डेल्टा एच एस मैंने बताया था सब्लिमेशन एनर्जी होती है, डेल्टा HIE आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ये क्या होती है, इनकी हाई होती है, ये दोनों एनर्जी हाई होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू इनकी कम होती है, इसलिए भी ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसमें भी एक अपवाद है कॉपर। अब वाई कॉपर डू नॉट डिस्प्लेस H+ आयन, कॉपर H+ आयन को डिस्प्लेस क्यों नहीं करता है, या एसिड के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन मुक्त क्यों नहीं करता है, इसको देखते हैं। कॉपर के अंदर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कपल होता है वो होता है Cu2 Cu+, ठीक है। इस कपल के लिए SrP की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज है उसके अंदर देखा था कि कॉपर के लिए ये पॉजिटिव होती है वैल्यू। सेकंड कारण है कि कॉपर की जो डेल्टा HS सब्लिमेशन एंथैल्पी और डेल्टा HIE आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये दोनों एंथैल्पी जो होती है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा HHYD हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी को संतुलित नहीं कर पाती है। इसमें कॉपर के लिए डेल्टा HHYD यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी का मान बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए ये एकदम से मतलब पॉजिटिव हो जाता है इसका मान, और पॉजिटिव हो जाने के कारण ये सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी को संतुलित नहीं कर पाती है, और इसलिए कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होने की बजाय क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और इसलिए कॉपर एसिड के साथ में रिएक्ट करके H+ आयन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं या हाइड्रोजन मुक्त नहीं करते हैं। यहाँ पे एक कारण और है कि जो टोटल एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी की टोटल एनर्जी, इसका मान नेगेटिव होना चाहिए, परंतु कॉपर में क्या होता है, इसका मान पॉजिटिव होता है। ये भी एक कारण है, इसीलिए भी कॉपर हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। अब हम यहाँ पे कॉपर की अगर सब्लिमेशन एनर्जी देखें, ये वाली, अगर ये मानो कि सब्लिमेशन एनर्जी -5 है, ठीक है, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को भी हम -5 मान लेते हैं, चलिए ठीक है, इसको मान लिया हमने, ये भी -5 है, और ये जो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है ये हो जाती है +11। तो अब आप तीनों को जोड़िए, -5 -5 और +11, तो ये क्या होगी, +1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये +1 हो गई यानी कि पॉजिटिव में आ गई। पॉजिटिव में आते ही क्या होगा, पॉजिटिव में आते ही वो रिड्यूस हो जाएगा। देखिए, हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जब बात करी तो उसमें हमने देखा कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो लेस होती जा रही है। लेकिन बीच में हमने देखा कि Mn2 प्लस Ni2 प्लस और Zn2 प्लस इनकी जो वैल्यू है वो लेस तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। इट मीन्स ये वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये हम देखते हैं इसका आंसर कि Mn2 प्लस जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग देता है तो इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्राप्त होता है हमें 3d5। 3d5 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए Mn2 प्लस यानी कि जो मैग्नीज है वो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसकी SEP की वैल्यू हाईली नेगेटिव हो जाती है। और जिंक की अगर हम बात करें तो ये भी सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, इसीलिए जिंक की सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है और इस स्थिति में ये हाईली नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी SEP की जिंक 2 प्लस के लिए। ठीक है, ये दोनों बात तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू समझा दी। लेकिन निकल में ऐसा नहीं होता है, निकल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फंडा काम में नहीं आता है। यहाँ पे इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी देखनी पड़ती है हमको, जो कि मोर नेगेटिव होती है निकल की, इसीलिए इसकी SEP की वैल्यू मोर नेगेटिव हो जाती है। यहाँ देखिए, ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी तो डेल्टा HT यानी कि टोटल जो एंथैल्पी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी निकल के लिए। यही कारण है कि मैग्नीज 2 प्लस Ni2 प्लस और जिंक 2 प्लस की वैल्यू SEP की वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है।